तो अब हम करते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पेज नंबर 14 पे आइए, आपको क्या दिया हुआ है। वी हैव लर्न अबाउट फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट थ्रू न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट और सेकेंड लॉ में हमने क्या क्या पढ़ा, आपको देखना है, वापस रिमेंबर करना है, रिवाइज करना है, तो वीडियो में पीछे जाइए और वापस देख लीजिए। हाउएवर इन नेचर फोर्स कैन नॉट एक्ट अलोन। Force is reciprocal action between two objects. Forces are always applied in pairs. तो यहाँ पे क्या बताया कि जो फोर्स होता है वो कभी भी अकेला नहीं होता है। नेचर में जितने भी फोर्स होते हैं वो कभी भी अलोन एक्ट नहीं करते, अकेले काम नहीं करते हैं, पेयर्स में काम करते हैं। सपोज किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा वो भी अपनी तरफ से कोई ना कोई फोर्स अप्लाई ज़रूर करेगा, रेजिस्ट करेगा, ठीक है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है तो रेजिस्ट करेगा, अगर सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो उसको हेल्प करेगा। तो बात यही है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन में यही बताया गया कि कोई भी फोर्स नेचर में जो होता है वो अलोन एक्ट नहीं करता है, ठीक है। व्हेन वन ऑब्जेक्ट अप्लाइड्स अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, द लैटर ऑब्जेक्ट आल्सो साइमल्टेनियसली अप्लाइज अ फोर्स ऑन द फॉर्मर ऑब्जेक्ट, ठीक है। द फोर्सेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। जब दो चीज़ों के बीच में कोई भी फोर्स अप्लाई किया जाता है, दोनों जब एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे और सेम फोर्स है तो इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा। दिस आइडिया इज एक्सप्रेस्ड इन द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। द फोर्स अप्लाइड बाय द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द एक्शन फोर्स, while the force applied by the second object is called the reaction force। और इसका सिंपल डेफिनेशन है जो आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार देखा होगा किसी को बोलते हुए, एवरी एक्शन has an equal and opposite reaction, but here it is a bit different. It is given as every action force has an equal and opposite reaction force which acts simultaneously। हर एक्शन फोर्स के लिए एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन फोर्स होता है जो एक्ट करता है साइमल्टेनियसली। तो ये था हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके इक्वेशंस में कुछ दिया नहीं हुआ, ये एज सिंपल एज क्लियर एज वाटर है, क्रिस्टल क्लियर, कोई टेंशन नहीं है इस लॉ में। अगर आपको देखना है तो आप वापस जाइए और वापस देखिए न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और टेक्स्ट बुक भी आप रीड करिएगा। जितना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो तो ज़रूरी है, लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक में एक बार देख लेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हम सपोज करेंगे दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी, दोनों के रिस्पेक्टिव मासेस है, दोनों के रिस्पेक्टिव वेलोसिटी है, दोनों के रिस्पेक्टिव एक्सेलरेशन, ठीक है। सपोज एन ऑब्जेक्ट ए हैज़ मास m1 एंड इट्स वेलोसिटी इज u1। ऑब्जेक्ट ए का मास कितना है, मास इज इक्वल टू m1 और क्या दिया है, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u1, इनिशियल वेलोसिटी iv इज इक्वल्स टू u1, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट b हैज मास m2 एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u2। मास इज इक्वल टू m2, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू u2। According to the formula for momentum, the initial momentum of A is m1 u1 and that of B is m2 u2, ठीक है। मोमेंटम का क्या था, पेज नंबर किस पे दिया हुआ है आपके, पेज नंबर 13 पे आपको दिया है मोमेंटम का फॉर्मूला P इक्वल्स टू m इंटू वी, ठीक है। तो यहाँ पे m इंटू वी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ का मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम A इज m1 u1, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू m1 u1 और इसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m2 u2, ठीक है। और क्या आगे दिया है, सपोज दिस टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगेगा यहाँ पे, कोलाइड। लेट द फोर्सेस ऑन ए ड्यू टू बी बी f1। जो ए ऑब्जेक्ट है इस पे बी फोर्स लगाएगा, ठीक है। ए ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है, और बी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा। सपोज ये ए ऑब्जेक्ट है और ये बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बी ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, ठीक है।
कुछ इस तरह से, जैसे ये भी है, ये ए है, ए रेस्ट पे है और बी जो है इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। और जब इस पे फोर्स लगाएगा तो इसका जो फोर्स होगा वो कितना होगा, लगाने वाला फोर्स कितना होगा, F1, ठीक है। लेट द फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी F1. This force will cause acceleration in A and its velocity will become v1. Therefore momentum of A after collision equals to m1 v1. After collision ठीक है, आफ्टर कोलिजन क्या होता है, इक्वल्स टू कितना होता है, m1 v1 बताया, ठीक है, m1 v1। और b का भी आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, द मोमेंटम ऑफ b आफ्टर कोलिजन इक्वल्स टू m2 v2। आफ्टर कोलिजन b इज इक्वल्स टू m2 v2, ठीक है। If F2 is the force that acts on an object B, ठीक है, F2 is the force that acts on an object B। देखिए F2 क्या होगा, A का फोर्स होगा, ठीक है, जो B को अपोज करेगा। ये रेस्ट पे है तो इस पे बहुत सारी फोर्सेस काम करिए, उनमें सबसे एक मेजर फोर्स क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो B अगर किसी फोर्स से इस पे एक्ट करेगा B अगर किसी फोर्स से इस पे एक्ट करेगा तो A जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू इसको अपोज करेगा। तो जो ये अपोज करेगा वही होगा हमारा F2, ठीक है, इसका F1 और ये क्या होगा F2, ठीक है। F1 किसके थ्रू एक्ट किया जा रहा है, B के थ्रू, और F2 किसके थ्रू एक्ट किया जा रहा है, A के थ्रू, ठीक है। लेकिन होगा ये कि सपोज A के पास जो F1 वाला है वो हल्का वीक है, ठीक है, थोड़ा वीक है, लेकिन ये स्ट्रांग है। तो जब ये स्ट्रांग है और ये इस पे अप्लाई किया जा रहा है तो ये जितना फोर्स रेजिस्ट करेगा अगर उससे हम माइनस कर दें तो हमें टोटल फोर्स पता चल जाएगा कि बी ए पे कितना टोटल फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कि ए के पास एक फोर्स है, बी के पास एक फोर्स है, बी जो है वो ए पे एक फोर्स अप्लाई कर रही है और ए के पास अपना खुद का फोर्स है। तो बी ए पे जब फोर्स अप्लाई करेगी तो ए उसको रेजिस्ट करेगा, अपोज करेगा। तो जब ए अपोज करेगा तो उसके पास मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स हुआ और बी के पास 10 न्यूटन का हुआ। तो 10 न्यूटन से जब ये अप्लाई करेंगे, इसके पास 5n, इसके पास 10n, ठीक है। तो ये 10n से जब 5n पे अप्लाई करेगा तो ये जो 5n है ये माइनस हो जाएगा किस में से, 10n में से, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, F2 इक्वल्स टू माइनस F1। क्या मिलेगा, F2 इज इक्वल टू माइनस F1, ठीक है। F2 इज इक्वल टू माइनस F1। F1 का फोर्स इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें F2 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। देयरफॉर अगर आप पहले इतना लिख लीजिए उसके बाद हम आगे का सॉल्व करते हैं। देयरफॉर ठीक है, अभी हमें सबकी वैल्यू मिल चुकी है तो अब हमें क्या पता चला था, F2 therefore F2 is equals to minus F1। तो पहले F2 क्या है हमारा, F2 क्या होगा हमारा, M2 A2। सिंस F इक्वल्स टू ma, फोर्स का क्या वैल्यू है, ma है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा और ये माइनस M1 A1, ठीक है। इसका रीजन लिख लेते हैं, सिंस F इज इक्वल्स टू M इंटू A, ठीक है। अब हम A की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, M2 इंटू V2 माइनस V1 U2 अपॉन T, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस M2 इंटू V1 माइनस U1 अपॉन T। सिंस A इज इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस
इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन की वैल्यू है, जिसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे टी और टी कैंसिल हो जाएंगे, कॉज इक्वल का साइन है। ठीक है, टी और टी कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा उसे हम लिख लेते हैं m2 इंटू v2 माइनस u2 इज इक्वल्स टू माइनस m2 v1 माइनस u1। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल्स टू माइनस m2 इंटू v1 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा m2 u1। ठीक है, सॉरी यहाँ पे m1 आएगा, m1। ठीक है, अब हम लाइक टर्म्स एक साथ ले लेते हैं, जैसे कि फाइनल वेलोसिटी एक साथ ले लेते हैं और इनिशियल वेलोसिटी एक साथ। तो m2 v2 यहाँ पे माइनस में, यहाँ के प्लस में हो जाएगा, माइनस m1 v1 इज इक्वल्स टू, ये माइनस में है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो पहले ये लिख लेते हैं m1 u1, ये माइनस में वहाँ जाके प्लस हो गया m2 u2। तो इससे हमें क्या मिला कि द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फाइनल मोमेंटम, ये किसका है, फाइनल मोमेंटम का फोर्स है, फोर्स यानी क्या, हमारा मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो जो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फाइनल मोमेंटम होगा वो किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इनिशियल मोमेंटम। देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फाइनल मोमेंटम is equal to the magnitude of total initial momentum। ठीक है, तो अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पेज नंबर 15 पे आपको और क्या दिया हुआ है, the magnitude of total final momentum equals to the magnitude of total initial momentum. Thus, if no external force is acting on two objects, then their total initial momentum is equal to their total final momentum. This statement is true for any number of objects. तो यहाँ पे क्या होता है कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट का फोर्स हिलेगा नहीं, लेकिन अगर उस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स पड़ रहा है तो उसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो किसके इक्वल होगा, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी टोटल। ठीक है, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन टू इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स द टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज। अगर दो ऑब्जेक्ट्स पे किसी भी तरह का कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, दो ऑब्जेक्ट पे किसी भी तरह का कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो उनका जो टोटल मोमेंटम होगा वो कितना होगा, कांस्टेंट होगा, सेम होगा, वो चेंज नहीं होगा। This is a corollary to Newton's third law of motion. The momentum is unchanged after the collision. The momentum gets redistributed between the colliding objects. Thus, the momentum of one of the object decreases while that of the other increases. Thus, we can also state this corollary as follows. When two objects collide, the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision. जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराते हैं, ठीक है, जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराते हैं तो जो उनका इनिशियल वेलोसिटी रहा होगा वो उनके फाइनल वेलोसिटी के इक्वल रहेगा। यही अभी अभी हमने इक्वेशन में सॉल्व किया, हमें क्या मिला था, F2 इक्वल्स टू माइनस F1। ठीक है, F2 इक्वल्स टू माइनस F1। F2 क्या था, पहले ऑब्जेक्ट का टोटल मोमेंटम था, और F1 क्या था, दूसरे ऑब्जेक्ट का टोटल मोमेंटम था। जिससे हमें क्या पता चला कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है गन फायर्ड का। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल लेट अस कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन। ठीक है, व्हेन अ बुलेट ऑफ मास m1 इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास m2, मास m1 का बुलेट जो है मास m2 की गन से फायर किया गया, इट्स वेलोसिटी बिकम्स v1 एंड इट्स मोमेंटम बिकम्स m1 v1। बिफोर फायरिंग द बुलेट बोथ द गन एंड द बुलेट आर एट रेस्ट।
एंड हेंस द टोटल इनिशियल मोमेंटम इज 0। देखो गन को जब तक फायर नहीं करोगे तब तक तो गन रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर रेस्ट पे है तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0 है। रेस्ट पे आपको पता होगा, गेम्स वगैरह भी आप खेलते रहोगे तो उसमें जो गन रेस्ट पे रहती है वो उसकी इनिशियल मोमेंटम क्या होती है, 0 होती है। अकॉर्डिंग टू द अबव लॉ द टोटल फाइनल मोमेंटम ऑल्सो हैज़ टू बी 0। अगर इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी तो 0 होगा, क्योंकि अभी अभी हमने पता किया कि F2 इज इक्वल्स टू माइनस F1, ठीक है। F2 इक्वल्स टू माइनस F1। F1 क्या है हमारा, इनिशियल मोमेंटम है या फिर फाइनल मोमेंटम है, फ़र्क नहीं पड़ता उससे, दोनों में से कोई भी क्या हो, और ये क्या है, फाइनल मोमेंटम है। और अगर ये 0 है तो ये भी 0 ही होगा, फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे माइनस है प्लस है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ये 0 है तो ये भी क्या होगा, 0 होगा। Thus the forward moving bullet causes the gun to move backward after the firing. This backward motion of the gun is called its recoil. The velocity of recoil v2 is such that m1v1 plus m2v2 is equals to 0। इसे आप याद रखिएगा, कभी भी अगर आपका इनिशियल मोमेंटम या फाइनल मोमेंटम टोटल, हाँ टोटल इनिशियल मोमेंटम या टोटल फाइनल मोमेंटम अगर 0 रहेगा, टोटल फाइनल वेलोसिटी अगर 0 रहेगी तो फिर क्या होगा, इसका आपका दोनों का सेम आंसर आएगा, ठीक है, 0। तो ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप इस चैप्टर के वीडियोस को वापस देखिए, और आपको आई एम श्योर कि आपको वो सारे एक्सप्लेनेशंस क्लियरली समझ में आएंगे। और इसके बाद आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, हम उन्हें सॉल्व कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।